नमस्कार। टर्बो टाइम्स में आज आपका स्वागत है। आज हम कई सारी खबरों में थोड़ा और गहराई से उतरेंगे। तो शुरू करते हैं शिक्षा जगत से। एक बड़ी खबर है, NIRF रैंकिंग्स 2025 आ गई हैं और IIT मद्रास एक बार फिर टॉप पर है। लेकिन ये जो हर साल रैंकिंग्स आती हैं, इनका असल मतलब क्या है? मतलब सिर्फ टॉप आना ही सब कुछ है? देखिए, ये रैंकिंग्स सिर्फ एक लिस्ट नहीं है जैसा आपने कहा। ये असल में संस्थानों की क्वालिटी, वो रिसर्च में कैसा कर रहे हैं, समाज के हर तबके तक उनकी पहुंच कैसी है, एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, इन सब पैमानों पर एक तरह से आईना दिखाती हैं। तो जाहिर है इससे छात्रों को मदद मिलती है कि वो अपने लिए बेहतर कॉलेज या यूनिवर्सिटी चुन सकें। जैसे इस बार भी देखिए, इंजीनियरिंग में IIT मद्रास है, फिर ISC बैंगलोर, IIT बॉम्बे, मेडिकल में एम्स दिल्ली, मैनेजमेंट में IIM अहमदाबाद, ये सब टॉप पर हैं। पर इससे भी जरूरी बात यह है कि ये रैंकिंग्स खुद संस्थानों को भी एक पुश देती हैं, लगातार बेहतर करने के लिए प्रेरित करती हैं। अच्छा। तो शिक्षा की गुणवत्ता, डिजिटल लर्निंग, इनोवेशन, इन सब पर जो जोर दिया जा रहा है वो इन रैंकिंग्स के महत्व को और बढ़ा देता है। हाँ, ये बात तो है। मतलब ये सिर्फ एक होड़ नहीं, बल्कि सिस्टम को सुधारने का एक टूल भी है। अच्छा, अब अगर देश से बाहर देखें तो भारत और सिंगापुर, इनके बीच 5 नए समझौते हुए हैं। सुनने में तो ये एक सामान्य डिप्लोमेटिक खबर लगती है, पर क्या इसमें कुछ खास है? मतलब भविष्य के लिहाज से कुछ ज्यादा अहम? बिल्कुल बिल्कुल है। ये समझौते देखिए, एयर एविएशन, स्पेस टेक्नोलॉजी, डिजिटल एसेट्स, स्किल डेवलपमेंट और ग्रीन शिपिंग जैसे जरूरी क्षेत्रों में है। ग्रीन शिपिंग, ये क्या है थोड़ा? हाँ, मतलब समुद्री जहाजों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के तरीके, सस्टेनेबल तरीके अपनाना शिपिंग में। ओके ओके। लेकिन सिर्फ ये क्षेत्र ही नहीं, जो सबसे अहम बात है, जो प्रधानमंत्री मोदी और सिंगापुर के PM लॉरेंस वोंग के बीच सहमति बनी है, वो है डिजिटल फिनटेक प्लेटफॉर्म्स, सस्टेनेबल एनर्जी और साइबर सुरक्षा पर एक जॉइंट टास्क फोर्स बनाने का फैसला। अच्छा, ये दिखाता है कि दोनों देश सिर्फ पुराने ढर्रे के व्यापार पर ही नहीं, बल्कि भविष्य की इकोनॉमी और सिक्योरिटी को ध्यान में रखकर अपनी साझेदारी को गहरा कर रहे हैं। और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता, व्यापार, इन सब के लिए ये सहयोग बहुत मायने रखता है। तो ये एक तरह से फ्यूचर टेक और इकोनॉमी पर एक साझा दाव जैसा लग रहा है। अच्छा, अब देश के अंदर लौटते हैं। GST में जो बदलाव हुए थे, उनका असर अब दिखने लगा है। एक तरफ तो बड़े स्पोर्ट्स इवेंट्स के टिकट महंगे हो गए, 40% GST। दूसरी तरफ छोटी फिल्मों या एक्टिविटीज के टिकट सस्ते हुए हैं। इसका शेयर बाजार पर क्या असर दिख रहा है? क्या ये सिर्फ हमारी आपकी जेब तक ही सीमित है? नहीं, इसका असर काफी फैला हुआ है। हाँ, ये बात सही है कि खेल प्रेमियों के लिए, खासकर जो IPL या बड़े इंटरनेशनल मैच देखते हैं, उनके लिए टिकट अब ज्यादा महंगे हो गए। जबकि छोटे शहरों के सिनेमा घर हैं या मान लीजिए कोई साइंस फेयर है बच्चों का, वहां टिकट सस्ते हुए हैं, थोड़ी राहत है। लेकिन बाजार पर इसका असर देखिए, निफ्टी और सेंसेक्स में उतार चढ़ाव तो आया ही है, कुछ खास शेयरों पर दबाव बना है, जैसे टाटा पावर, NLC इंडिया, वरुण बेवरेजेस, अडानी पोर्ट्स, इन पर थोड़ा प्रेशर दिखा। अच्छा, इसकी कोई खास वजह? हो सकता है इसके पीछे कई कारण हो, जैसे पावर सेक्टर की कंपनियों पर शायद नीतिगत बदलावों का कुछ असर हो, वरुण बेवरेजेस जैसी कंज्यूमर कंपनी पर शायद लोगों की खर्च करने की क्षमता में बदलाव का असर हो। दूसरी तरफ डिजिटल और FMCG सेक्टर में तेजी की उम्मीद अभी भी है। तो मतलब साफ है कि सरकार के फैसले सीधे हमारी जेब पर भी असर डालते हैं और शेयर बाजार पर भी। बिल्कुल, सीधे सीधे। अच्छा, इसी नीतिगत मोर्चे पर एक थोड़ी राहत की खबर उत्तराखंड से आई है। वहां फिलहाल बिजली महंगी नहीं होगी। जी हाँ, ये वहाँ के लोगों के लिए, कंज्यूमर्स के लिए बड़ी राहत की बात है। स्टेट इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन ने UPCL की रिव्यू पिटिशन खारिज कर दी है। आसान भाषा में कहें तो अगले 6 महीने तक आम लोगों के लिए, बिजनेस के लिए, किसानों के लिए बिजली की दरें नहीं बढ़ेंगी। ये दिखाता है कि कभी-कभी पॉलिसी में स्थिरता भी जरूरी होती है। सही कहा। अब थोड़ा भविष्य की तकनीक की तरफ देखते हैं। नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई है जो 2D मटेरियल्स को अगली बड़ी क्रांति बता रही है। सुनने में तो ये बहुत हाईटेक सा लगता है। आम भाषा में ये है क्या चीज और इसे इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है? देखिए, ये वाकई में बहुत दिलचस्प है। 2D मटेरियल्स मतलब ऐसे पदार्थ जो सिर्फ एक एटम जितने पतले होते हैं। आप सोचिए, कागज से भी लाखों गुना पतले हैं। अरे बाप रे! हाँ, तो नीति आयोग के CEO ने अपनी हालिया फ्रंटियर टेक रिपोर्ट में, ये रिपोर्ट भविष्य की अहम टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है, उसमें कहा है कि ये चीजें सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में क्रांति ला सकती हैं। क्रांति? कैसे? क्योंकि ये जो मौजूदा सिलिकॉन चिप्स हैं, उनकी कुछ सीमाएं हैं। 2D मटेरियल्स शायद उन सीमाओं से आगे जाकर बहुत ज्यादा तेज
और बहुत कम बिजली खाने वाले चिप्स बनाने में मदद कर सकते हैं। अगर भारत इसमें आगे बढ़ता है तो सोचिए, ये सिर्फ चिप मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं बल्कि बैटरी टेक्नोलॉजी, सोलर पैनल्स, एआई जैसी चीजों में भी हमें दुनिया में एक बड़ी ताकत बना सकता है। ये भारत के आत्मनिर्भर टेक फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ा संकेत है, कह सकते हैं। एक एटम जितने पतले पदार्थ, ये तो सोचने में ही कमाल लगता है। लेकिन क्या ये सिर्फ अभी एक सपना है या इस पर कुछ काम भी शुरू हो गया है और इसमें दिक्कतें क्या होंगी? नहीं, काम तो शुरू हो चुका है। दुनिया भर में रिसर्च चल रही है। भारत में भी कई आईआईटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूट्स इस पर काम कर रहे हैं। लेकिन हाँ, चुनौतियां बहुत हैं। इन्हें बड़े पैमाने पर बनाना, इनकी कॉस्ट कम करना और इन्हें मौजूदा टेक्नोलॉजी के साथ इंटीग्रेट करना, यह आसान नहीं होगा। ये एक लंबी दौड़ है, पर संभावना इतनी जबरदस्त है कि इस पर ध्यान देना ही होगा। बिल्कुल। अच्छा, टेक्नोलॉजी की बात चल रही है तो एक और बड़ी खबर है ऑटोमोबाइल सेक्टर से। टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है और महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री ने पहली कार खरीदी भी। क्या ये सिर्फ एक और महंगी लग्जरी कार ब्रांड का आना है या इसके मायने कुछ और गहरे हैं? मेरे हिसाब से इसके मायने निश्चित रूप से गहरे हैं। देखिए, मुंबई में पहला टेस्ला शोरूम खुलना और राज्य के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का खुद टेस्ला मॉडल वाई खरीदना, ये सिर्फ एक कार की बिक्री का मामला नहीं है। ये भारत की जो इलेक्ट्रिक व्हीकल यानी ईवी पॉलिसी है और ग्रीन मोबिलिटी को अपनाने का जो कमिटमेंट है, उसका एक तरह से प्रतीक है। टेस्ला जैसी बड़ी ग्लोबल कंपनी जब आती है तो इससे भारतीय ईवी मार्केट में न सिर्फ कंपटीशन बढ़ता है बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और बैटरी टेक्नोलॉजी में भी इन्वेस्टमेंट आने की उम्मीद जगती है। ये पूरी इंडस्ट्री के लिए एक कैटलिस्ट का काम कर सकता है। सही है। अच्छा, एक तरफ तो ये भविष्य की चमकदार टेक्नोलॉजी है और दूसरी तरफ टेक्नोलॉजी का एक स्याह पहलू भी नजर आता है। अब एक और धोखाधड़ी का मामला सामने आया है, विदेश में नौकरी के नाम पर करोड़ों की ठगी। ये क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि कैसे क्रिमिनल्स बदलती टेक्नोलॉजी और लोगों की, खासकर युवाओं की मजबूरियों का फायदा उठाते हैं। पंजाब और हरियाणा पुलिस ने एक गैंग पकड़ा है, 70 लोगों को गिरफ्तार किया है। ये लोग करते क्या थे? बेरोजगार युवाओं को टारगेट करते थे, उन्हें फर्जी वीजा दिखाते थे, नकली इंटरव्यू लेटर, विदेश में शानदार नौकरी का सपना बेचते थे और उनसे करोड़ों रुपए ठग लेते थे। कितने की ठगी है ये? इस मामले में करीब 3 करोड़ रुपए की ठगी का पता चला है अब तक। और चिंता की बात यह है कि ये गैंग ठगी के पैसे छिपाने के लिए ऑनलाइन पेमेंट गेटवेज और डिजिटल वॉलेट्स का इस्तेमाल कर रहा था। इसे इन्हें पकड़ना और मुश्किल हो जाता है। ओहो। पुलिस अब कोशिश कर रही है कि पीड़ितों को उनके पैसे वापस मिले। लेकिन ये मामला हमारी सामाजिक आर्थिक चुनौतियां जैसे बेरोजगारी और डिजिटल अपराधों के बढ़ते खतरे दोनों पर रोशनी डालता है। हाँ, मतलब एक तरफ टेक्नोलॉजी वरदान है तो दूसरी तरफ हमें बहुत सावधान भी रहना होगा। चलिए अब जरा जमीन से जुड़ी कुछ और गंभीर बातों पर आते हैं। पर्यावरण और सुरक्षा। पंजाब और जम्मू में इंटरनेशनल बॉर्डर पर बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। क्या स्थिति है वहां? स्थिति वाकई बहुत चिंताजनक है। पिछले हफ्ते जो लगातार बारिश हुई उसने पंजाब और जम्मू से लगी हमारी इंटरनेशनल बॉर्डर को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया है। करीब 110 किलोमीटर लंबी बॉर्डर फेंसिंग या तो बह गई है या बुरी तरह डैमेज हो गई है। 110 किलोमीटर? हाँ, और इतना ही नहीं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ की करीब 90 चौकियां पानी में डूबी हुई हैं। बीएसएफ और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन मिलकर रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन चला रहे हैं। जो गांव प्रभावित हुए हैं वहां से लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया है। लेकिन अब सबसे बड़ी चुनौती इस टूटी हुई फेंसिंग को ठीक करने की होगी। यह न सिर्फ एक बहुत महंगा और मुश्किल काम है बल्कि इसका सीधा असर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी पर पड़ता है। ये तो वाकई बहुत गंभीर बात है। और दिल्ली में भी देखिए, यमुना नदी का जल स्तर फिर खतरे के निशान से ऊपर चला गया है। स्कूल कॉलेज फिर बंद करने पड़े। ऐसा लगता है ये अब हर साल की कहानी बनती जा रही है। दुर्भाग्य से हाँ, कुछ ऐसा ही लग रहा है। दिल्ली एनसीआर में यमुना का पानी फिर से 207 मीटर के डेंजर मार्क को पार कर गया है। सरकार को मजबूरन 6 सितंबर तक स्कूल, कॉलेज और कई सरकारी दफ्तर बंद करने पड़े हैं। यमुना किनारे जो निचले इलाके हैं वहां से हजारों परिवारों को निकालकर टेम्परेरी रिलीफ कैंप्स में पहुंचाया गया है और जाहिर है उन कैंप्स में अब भीड़ बढ़ती जा रही है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और हेल्थ डिपार्टमेंट खाने पीने, पानी और मेडिकल मदद पहुंचाने में लगे हैं। मौसम विभाग ने अगले 48 घंटों के लिए फिर अलर्ट जारी किया है। ये जो बार बार हो रहा है ये साफ तौर पर हमारी अर्बन प्लानिंग और फ्लड मैनेजमेंट की बड़ी चुनौतियों को दिखाता है। सही कहा। और शायद इसी मौसम की मार राजस्थान में भी पड़ी, जहां एक दुखद सड़क हादसा हुआ है। हाँ, नागौर जिले में डीडवाना कुचामन रोड पर देर रात एक बस और कार के बीच बहुत जोरदार टक्कर हुई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 12 लोग घायल हुए हैं जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
शुरुआती जानकारी यही बता रही है कि लगातार जो भारी बारिश हो रही थी उसकी वजह से सड़क पर फिसलन बहुत ज्यादा थी और शायद यही इस भयानक टक्कर की वजह बनी। बहुत दुखद। अच्छा, इन मुश्किल खबरों के बीच स्वास्थ्य के मोर्चे से एक अच्छी खबर भी है। भारत में शिशु मृत्यु दर यानी इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट अब तक के सबसे निचले स्तर पर आ गई है। ये तो एक बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल, ये पब्लिक हेल्थ के लिहाज से एक मील का पत्थर है, कह सकते हैं। सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम यानी SRS 2023 के जो ताज़ा आंकड़े आए हैं, उनके मुताबिक भारत में अब इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट घटकर सिर्फ 25 प्रति हजार जीवित जन्म रह गई है। 25? हाँ, 25। अगर आप तुलना करें तो 2013 में ये आंकड़ा 40 था। 10 साल में काफी सुधार हुआ है। यूनिसेफ, हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय, WHO सब मानते हैं कि ये कामयाबी बेहतर हेल्थ सर्विसेज, वैक्सीनेशन कवरेज बढ़ने, न्यूट्रिशन स्कीम्स की सफलता और सबसे जरूरी अस्पतालों में होने वाले प्रसव यानी इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज की संख्या बढ़ने का नतीजा है। साथ ही युवा महिलाओं में हेल्थ को लेकर जागरूकता बढ़ी है और बच्चों की बेहतर देखभाल का भी इसमें योगदान है। ये वाकई शानदार खबर है, लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है। एक रिपोर्ट ये भी कह रही है कि भारत में होने वाली हर तीसरी मौत का कारण अब हृदय रोग बन रहा है। और चिंता की बात यह है कि ये शहरी युवाओं को ज्यादा चपेट में ले रहा है। ये बेहद चिंताजनक ट्रेंड है। रिपोर्ट यही बताती है कि देश में जो कुल मौतें हो रही हैं, उनका लगभग 1/3 हिस्सा दिल की बीमारियों की वजह से है। और जो बात सबसे ज्यादा परेशान करने वाली है वो ये कि 18 से 45 साल के एज ग्रुप में, खासकर शहरों में रहने वाले युवाओं में हार्ट डिजीज के मामले तेजी से बढ़े हैं। लेकिन क्यों? मतलब एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं? युवाओं में इतना क्यों? डॉक्टर्स इसके लिए हमारी बदलती लाइफस्टाइल को जिम्मेदार मान रहे हैं। गलत खान-पान, जंक फूड, बढ़ता हुआ स्ट्रेस और फिजिकल इनएक्टिविटी यानी शारीरिक मेहनत की कमी। इसी गंभीर स्थिति को देखते हुए अब केंद्र सरकार ने कार्डियक स्क्रीनिंग और प्रायोरिटी बेसिस पर हेल्थ चेकअप्स पर जोर देने की बात कही है। ये दिखाता है कि अब हमें इलाज से ज्यादा प्रिवेंशन यानी बचाव पर ध्यान देना होगा। ये आंकड़े वाकई डराने वाले हैं, खासकर युवाओं के लिहाज से। हम सब अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में शायद सेहत को सबसे आखिरी में रखते हैं। चलिए अब आखिर में खेल जगत की कुछ हलचल पर नजर डाल लेते हैं। एक अनुभवी लेग स्पिनर अमित मिश्रा ने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। जी, 42 साल के अमित मिश्रा ने इंटरनेशनल और IPL क्रिकेट से संन्यास की घोषणा कर दी है। उनका 22 साल का लंबा करियर रहा, 241 फर्स्ट क्लास विकेट्स लिए और IPL में तो वो एक रिकॉर्ड होल्डर हैं, 3 हैट्रिक लेने वाले अकेले गेंदबाज। उन्हें मास्टर स्पिनर कहा जाता था। उनकी कमी जरूर खलेगी। हाँ बिल्कुल, लेकिन बैडमिंटन फैंस के लिए एक जबरदस्त खबर है। भारत 2026 में BWF वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा और हमारी स्टार जोड़ी सात्विक चिराग ने एक और मेडल जीता है। ये भारतीय बैडमिंटन के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। दिल्ली में अगले साल दुनिया का सबसे बड़ा, सबसे प्रतिष्ठित बैडमिंटन टूर्नामेंट होगा। इससे न सिर्फ देश में इस खेल को जबरदस्त बूस्ट मिलेगा, बल्कि स्पोर्ट्स टूरिज्म को भी फायदा होगा। और हाँ, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी, उन्होंने लगातार दूसरा कांस्य पदक जीतकर तो कमाल ही कर दिया है। ये भारत के लिए एक नया कीर्तिमान है। ये दिखाता है कि इंडियन बैडमिंटन अब वर्ल्ड लेवल पर लगातार कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। बिल्कुल। तो ये थी आज की कुछ अहम सुर्खियां जिन पे हमने थोड़ी गहराई से बात करने की कोशिश की। इसी विचार के साथ आज की ये गहन चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।